Hello student, today I am going to solve an IS 316 geography question paper of April 2022. Maximum marks is 80 and passing marks is 27. All questions are compulsory. See link at description for solved question paper of February and November 2021. Section A1. In which layer of atmosphere all kinds of weather phenomena take place? वायुमंडल के किस परत में सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं होती हैं? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। 2. नेम एनी वन इम्पॉर्टेंट हॉट लोकल विंड फ्लो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के भिन्न भागों में बहने वाली किसी एक महत्वपूर्ण गर्म स्थानीय पवन का नाम लिखिए। लू। 3. वाई डज द प्रेशर इंक्रीज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के केंद्र की ओर दबाव क्यों बढ़ता जाता है? ड्यू टू ह्यूज वेट ऑफ द ओवरलाइंग रॉक्स। ऊपरी चट्टानों के भारी वजन के कारण। 4. एक्सप्लेन द टर्म ग्लेशियर। हिमानी शब्द की व्याख्या कीजिए। अ मूविंग मास ऑफ आइस एंड स्नो इज कॉल्ड एज ग्लेशियर। बर्फ और बर्फ के एक गतिशील द्रव्यमान को हिमानी कहा जाता है। 5. वाट आर द सी एंड लैंड ब्रिजेज। समुद्र समीर और स्थल समीर क्या है? लैंड एंड सी ब्रिजेज prevalent on the narrowed strips along the coast. During the daytime, low pressure develop inland, then sea breezes develop. At night, the air above land cools more quickly than the water body. As a result, wind begins to blow from land to sea. This is known as land breeze. स्थल और समुद्री हवाएं तटों के साथ संकरी पट्टियों पर बहती हैं। दिन के समय भूमि में निम्न दाब विकसित हो जाता है, फिर समुद्र समीर विकसित होती है। रात में भूमि के ऊपर की हवा जल निकाय की तुलना में अधिक तेजी से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप हवा जमीन से समुद्र की ओर चलने लगती है। इसे स्थल समीर के रूप में जाना जाता है। 6. मेंशन एनी 4 मेजर लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में भूमि की किन्हीं 4 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लैंड प्रॉब्लम्स। 1. सॉइल इरोजन। 2. वाटर लॉगिंग। 3. डिफॉरेस्टेशन। 4. हेवी रेनफॉल। जमीन की समस्या। 1. मृदा अपरदन। 2. जल जमाव। 3. वनों की कटाई। 4. भारी वर्षा। 7. हाउ कैन वी कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस? एक्सप्लेन। हम भावी पीढ़ियों के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। Minerals are non-renewable resources, so they need to be conserved through efficient utilization, development of better technology of extraction and purification, recycling of minerals and use of substitutes. खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है, इसलिए कुशल उपयोग, निकालने एवं शोधन की ज़्यादा अच्छी तकनीकों का विकास, खनिजों का पुनः चक्रण तथा स्थानापन्नों के उनका विकास उपयोग द्वारा इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। 8. Why is the pattern of road density higher in Tamil Nadu and Kerala than other southern state of India? Explain. तमिलनाडु और केरला में सड़क घनत्व का प्रतिरूप भारत के अन्य दक्षिणी राज्यों से अधिक ऊंचा क्यों है? स्पष्ट कीजिए। तमिलनाडु Kerala have higher road density than other southern states. It is because of the growth of agriculture, manufacturing industries, urbanization and dense population. तमिलनाडु केरल में दक्षिण भारतीय राज्यों में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में कृषि, निर्माण उद्योग, शहरीकरण का विकास एवं सघन जनसंख्या है। 9. वाई इज सेक्स रेशियो अनफेवरेबल इन इंडिया? एक्सप्लेन 2 मेजर रीजन्स। भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है? 2 प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। The sex ratio in India is unfavorable. On an average, there are 933 females per 1,000 males in the country. The highest sex ratio of 1,058 females per 1,000 male is in Kerala, and the lowest of 709 females per 1,000 males is in Daman and Diu. The major reasons for the decline of
Sex ratio in India are high child mortality among the female children and low status of women in our society. भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। औसतन प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 933 है। सबसे अधिक अनुपात केरल 1058 में तथा सबसे कम अनुपात 709 दमन एवं दीव में है। लिंग अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारणों में नवजात कन्या शिशुओं की अधिक मृत्यु दर तथा समाज में स्त्रियों का निम्न स्तर है। 10. Describe 4 features of any 2 basic biotic components of biosphere. जैवमंडल के किन्हीं 2 मूल जैविक घटकों की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। Biotic component 1. Plants. Plants are most important among biotic components. They are the only primary producers as they produce their own food through the process of photosynthesis and hence are called autotrophs. Not only plant alone produce all kind of organic matter but also help in cycling and recycling of organic matters and nutrients. Thus plants are the major source of food as well as energy for all organisms. 2. Animals. While plants are the primary producers, the animals are the main consumers. Therefore, animals are heterotrophs. There are 3 main functions of animal. 1. To use organic matter made available by plant as food. 2. To transfer the food into energy, and 3. To utilize the energy for growth and development. जैविक घटक 1. पौधे। जैविक घटकों में पौधे सबसे महत्वपूर्ण हैं। केवल यही प्राथमिक उत्पादक हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। पौधे न केवल सभी प्रकार के जैविक पदार्थों का उत्पादन करते हैं बल्कि जैविक पदार्थ एवं पोषक तत्वों के चक्रण एवं पुनःचक्रण में भी मदद करते हैं। अतः पौधे सभी जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। 2. पशु। पौधे अगर प्राथमिक उत्पादक हैं तो पशु मुख्य उपभोक्ता, इसलिए पशुओं को विषम तंत्र कहा जाता है। पशुओं के 3 प्रमुख कार्य हैं। 1. पौधों द्वारा भोजन के रूप में उपलब्ध कराए गए जैविक पदार्थ का उपयोग। 2. भोजन को ऊर्जा में बदलना और 3. ऊर्जा का वृद्धि और विकास में प्रयोग करना। 11. डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी विथ एग्जाम्पल्स। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बीच उदाहरणों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। Physical geography is concerned with the study and explanation of physical phenomena. On the other hand, of human geography is the systematic study of the relations help between human society and the earth's surface. Physical geography has a number of sub-branches which treat different kind of physical phenomena such as astronomical group, geomorphology, climatology, oceanography, etc. Human geography has also a number of sub-branches such as anthrogeography, कल्चर जोग्राफी, पॉलिटिकल जोग्राफी, सोशियल जोग्राफी, etc. भौतिक भूगोल का संबंध भौतिक घटनाओं के अध्ययन और व्याख्या से है। दूसरी ओर मानव भूगोल संबंधों की मदद का व्यवस्थित अध्ययन है मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच। भौतिक भूगोल में कई उपशाखाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकार की भौतिक घटनाएं करती हैं, जैसे खगोलीय समूह, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि। मानव भूगोल की भी कई उपशाखाएं हैं, जैसे एंथ्रोभूगोल, संस्कृति भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल आदि। 12. Study the given 2 diagrams carefully and answer the questions that follows. दिए गए 2 आरेखों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 12.1 Identify and name the 2 diagrams marked by number 1 and 2. संख्या 1 और 2 से अंकित दोनों आरेखों की पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। 12.2 Distinguish between these 2 diagrams with reference to appearance and effect. इन दोनों आरेखों के बीच घटित घटना और प्रभाव के संदर्भ में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12.1 Spring tide. 2. Neap tide. 12.2 When the sun and the moon are in a line as on a new moon or a full moon, they both pull together at the same direction. This combined pull produced an extra large tide called a spring tide. In first quarter and in third quarters, the gravitational force is at right angle as they opposing each other and are not acting in the same direction. It produces a weak tide and known as a neap tide. 12.1 दीर्घ ज्वार। 2. लघु ज्वार। 12.2 जब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा एक रेखा में होते हैं तो दोनों एक ही दिशा में एक साथ खींचते हैं। यह संयुक्त आकर्षण अतिरिक्त बड़ा ज्वार उत्पन्न करता है।
जिसे दीर्घ ज्वार कहा जाता है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल समकोण होता है। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को भिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं और एक कमजोर ज्वार पैदा करता है और इसे लघु ज्वार कहते हैं। 13. Study the map given below carefully and answer the questions that follow. 13.1. Name the terminal station of east-west and north-south corridors. 13.2. Name the 4 main metro cities connected by the Golden Quadrilateral. 13.1. Terminal stations: East-West Corridor, Porbandar and Silchar; North-South Corridor, Srinagar and Kanyakumari. 13.2. Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai are connected by the Golden Quadrilateral. 13.1. पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारों के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम लिखिए। 13.2. स्वर्णिम चतुर्भुज द्वारा जोड़े गए 4 प्रमुख महानगरों के नाम लिखिए। 13.1. अंतिम सिरों के स्टेशन: पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर और सिलचर, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी। 13.2. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज द्वारा जुड़े हुए हैं। 14. डिस्क्राइब एनी 6 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक्स। शैलों के किन्हीं 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन कीजिए। इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक्स। 1. सोर्स ऑफ सॉइल. Soil is formed from rocks that are decomposed slowly by sun, the wind and the rain, by animals and plants. 2. Building material. Many rocks like granite, marble and sandstone used as building material. 3. Raw material. Many of the minerals are used as industrial raw material to make products like cement, glass and chemical fertilizers. Limestone, clay and gypsum are examples of such rocks. 4. Precious stones. Precious stones like diamond, ruby, sapphire are also obtained from igneous and metamorphic rocks. 5. Fuel. Sedimentary rocks contain valuable deposits of coal, oil and natural gas. 6. Fertilizer. Rock phosphate is mined from clay deposit that contain phosphorus and is used to make organic phosphate fertilizers. चट्टानों का आर्थिक महत्व। 1. मिट्टी का स्रोत। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से होता है जो सूर्य, हवा और बारिश, जानवर और पौधों द्वारा धीरे धीरे विघटित हो जाती है। 2. निर्माण सामग्री। ग्रेनाइट, संगमरमर और बलुआ पत्थर जैसी कई चट्टानें निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाती हैं। 3. कच्चा माल। कई खनिजों का उपयोग सीमेंट, कांच और रासायनिक उर्वरक जैसे उत्पाद बनाने के लिए औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चूना, पत्थर, मिट्टी और जिप्सम ऐसी चट्टानों के उदाहरण हैं। 4. कीमती पत्थर। हीरा, माणिक, नीलम जैसे कीमती पत्थर भी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। 5. ईंधन। तलछटी चट्टानों में कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के मूल्यवान भंडार होते हैं। 6. उर्वरक। रॉक फॉस्फेट का खनन मिट्टी के भंडार से किया जाता है जिसमें फास्फोरस होता है और इसका उपयोग जैविक फॉस्फेट उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। 15. डिस्क्राइब 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ऑफ एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल्स। जलोढ़ और काली मृदाओं की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। Alluvial soils. 1. Alluvial soil is the most important soil type of India. It covers the vast valley areas of the Satluj, Ganga and Brahmaputra and the fringes of the southern peninsula. It is thin near for fringe of the plateau. 2. The alluvial soil occupies 64 million hectares of the most fertile land. The soil vary from sandy loam to clay in texture and are rich in potash but deficient in nitrogen and organic matter. Generally, the color varies from grey to reddish brown. 3. These soil are formed of deposits of slate and sand brought down by the rivers flowing from the Himalayas and the Great Indian Plateau. जलोढ़ मिट्टी। 1. जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी हैं। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के विस्तृत घाटी क्षेत्रों और दक्षिणी प्रायद्वीप के सीमावर्ती भागों में पाई जाती है। 2. भारत की सबसे उपजाऊ भूमि के 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। जलोढ़ मृदाओं का गठन बलुई दमोट से मृत्तिका दमोट तक होता है। इसमें पोटास की अधिकता होती है लेकिन नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। सामान्यतः यह
मृदाएं धुंधले से लालमी भूरे रंग तक की होती हैं। 3. इन मृदाओं का निर्माण हिमालय पर्वत और विशाल भारतीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहा कर लाई गई गाद और बालू के लगातार जमाव से हुआ है। Black soils. 1. The black soils are found mainly on the Deccan lava region covering large part of Maharashtra, some parts of Gujarat and Madhya Pradesh. 2. The soils are formed by disintegration of volcanic basaltic lava. The color of the soil is generally black due to presence of compounds of aluminum and iron. 3. The soil has ability to retain moisture even during the dry season. The soil from wide cracks during summer due to moisture loss and swell and become sticky when saturated. Thus, the soil is aerated and oxidized to deep level, which contributes to maintain its fertility. काली मृदाएं. एक काली मृदा दक्कन के लावा प्रदेश में पाई जाती हैं. यह मृदा महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती है. 2. इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ है. इस मृदा का रंग सामान्यतः काला है, जो इसमें उपस्थित अल्युमिनियम और लोहे के यौगिकों के कारण है. यह लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है. 3. शुष्क ऋतु में भी यह मृदा अपने में नमी बनाए रखती है. ग्रीष्म ऋतु में इसमें से नमी निकलने से मृदा में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं और जल से संतृप्त होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं. इस प्रकार मृदा पर्याप्त गहराई तक हवा से युक्त और आस्कृत होती है, जो इसकी उर्वरता बनाए रखने में मदद देते हैं. See link at description for solved question paper of February and November 2021. 16. Explain with examples the factors that influence the amount of isolation received on the Earth's surface. पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त सूर्य तपन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए. The following factors influence the amount of isolation received. 1. The angle of incidence. Since the Earth is round, the sun's rays strike the surface at different angles at different places. When the sun is almost overhead, the rays of the sun are vertical. The angle of incidence is large, hence they are concentrated in a small area, giving more amount of isolation at that place. If the sun's rays are oblique, angle of incidence is small and sun's ray have to hit up a great area, resulting in less amount of isolation received there. The sun's rays with small angle traverse more of the atmosphere than rays striking at a large angle. Longer the path of sun's ray, greater is the amount of reflection and observation of heat by atmosphere. As a result, the intensity of isolation at a place is less. 2. Duration of the day. The longer the duration of the day, the greater is the amount of isolation received. Conversely, shorter the duration of the day leads to receipt of less isolation. 3. Transparency of the atmosphere. The transparency depends upon cloud cover, its thickness, dust particles and water vapor as they reflect, absorb or transmit isolation. Thick clouds hinder the isolation to reach the earth, while clear sky helps it to reach the surface. Water vapor absorb isolation, resulting in less amount of isolation reaching the surface. धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं. 1. सूर्य की किरणों का आपतन कोण. पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें इसके तल के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कोण बनाती हैं. जब सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर होती है, उस समय सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं. आपतन कोण बड़ा होने के कारण सूर्य की किरणें छोटे से क्षेत्र पर संघनित हो जाती हैं, जिससे वहां अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है. यदि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो आपतन कोण छोटा होता है. इससे सूर्य की किरणें बड़े क्षेत्र पर फैल जाती हैं और उनसे वहां कम ऊष्मा प्राप्त होती है. दूसरे, तिरछी किरणों को सीधी किरणों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी पार करके धरातल पर आना पड़ता है. सूर्य की किरणें जितना अधिक लंबा मार्ग पार करेंगी, उतनी ही अधिक उनकी ऊष्मा वायुमंडल द्वारा सोख ली जाएंगी या परिवर्तित कर दी जाएंगी. इसी कारण एक स्थान पर तिरछी किरणों से लंबवत किरणों की अपेक्षा कम सूर्य तप प्राप्त होता है. 2. दिन की अवधि. दिन की अवधि स्थान और ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है. दिन की अवधि जितनी लंबी होगी, सूर्य तप की मात्रा उतनी ही अधिक मिलेगी. इसके विपरीत दिन की अवधि छोटी होने पर सूर्य तप कम मिलेगा.
3 वायुमंडल की पारदर्शकता। वायुमंडल की पारदर्शकता बादलों की उपस्थिति, उनकी गहनता, धूल कण तथा जलवाष्प पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये सूर्य तप को परिवर्तित, अवशोषित तथा स्थानांतरित करते हैं। घने बादल सूर्य तप को धरातल पर पहुंचने में बाधा डालते हैं, जबकि बादलों रहित साफ आकाश धरातल पर सूर्य तप पहुंचने में बाधा नहीं डालता। इसी कारण साफ आकाश की अपेक्षा बादलों से घिरे आकाश के समय सूर्य तप कम मिलता है। जलवाष्प भी सूर्य तप को अवशोषित कर धरातल पर उसकी प्राप्ति की मात्रा कम कर देती है। 17. Explain with examples the features of drainage system of northern and southern India. भारत के उत्तरी और दक्षिणी अपवाह तंत्रों की विशेषताओं की उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। Drainage system of northern India. 1. Himalaya plays an important role in this system. 2. The rivers of North India have their sources in Himalayas. 3. They are still deepening their valleys. 4. Himalayan rivers have been formed the Great North Indian Plain. 5. Some of the Himalayan rivers are older than Himalayas. 6. This system can be further divided into 3 subsystems: Indus, Ganga and Brahmaputra system. उत्तरी भारत की अपवाह तंत्र। 1. हिमालय इस प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2. उत्तर भारत की नदियों के स्रोत हिमालय में हैं। 3. वे अभी भी अपनी घाटियों को गहरा कर रहे हैं। 4. हिमालय की नदियां उत्तर भारतीय मैदान का निर्माण करती हैं। 5. हिमालय की कुछ नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं। 6. इस प्रणाली को आगे 3 उप प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है। Drainage system of southern India. 1. The peninsular India is an ancient landmark, therefore the streams flowing this region are in their old stage. 2. Narmada and Tapti are the west flowing major rivers. 3. They flow through rift valleys. 4. Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are the east flowing major rivers. All these rivers from deltas. दक्षिण भारत की अपवाह तंत्र। 1. प्रायद्वीपीय भारत एक प्राचीन मील का पत्थर है, इसलिए इस क्षेत्र में बहने वाली धाराएं अपनी पुरानी अवस्था में हैं। 2. नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। 3. ये भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। 4. महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। 18. एक्सप्लेन कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन. जनसंख्या प्रवास के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। कॉज ऑफ माइग्रेशन. ए. इकोनॉमिक फैक्टर. द पीपल जनरली मूव अवे फ्रॉम एरियाज ऑफ पुअर सॉइल्स, लेस डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लो लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज. ऑन द अदर हैंड, द एरिया ऑफ ऑफरिंग गुड एम्प्लॉयमेंट, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड attract large number of people. A large number of people move to the city like Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. B. Socio-political factor. Generally, the people would like to migrate to some other place if he is living among the people belonging to same other culture or customs. C. Demographic factor. Age is the important demographic factor. Young population is more mobile than the children and old age population. This is because young people mostly move either for work or better opportunities or further study. पलायन के कारण. ए. आर्थिक कारक. लोग आमतौर पर कम उपजाऊ मिट्टी, परिवहन के कम विकसित साधनों, औद्योगिकरण के निम्न स्तर और कम रोजगार के अवसरों से दूर चले जाते हैं। दूसरी ओर अच्छा रोजगार, बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने वाले क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में जाते हैं। बी. सामाजिक राजनीतिक कारक. आमतौर पर लोग किसी अन्य स्थान पर प्रवास करना चाहेंगे यदि वह किसी अन्य संस्कृति या रीति रिवाज से संबंधित लोगों के बीच रह रहे हैं। सी. जनसंख्याकी कारण. आयु महत्वपूर्ण जनसंख्यिक कारक है। युवा आबादी बच्चों और वृद्धों की आबादी की तुलना में अधिक गतिशील है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा ज़्यादातर काम या बेहतर अवसरों या आगे की पढ़ाई के लिए आगे निकल जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन. ए. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. बी. सोशल कॉन्सिक्वेंसेस. सी. डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस. प्रवास के परिणाम. ए. आर्थिक परिणाम. बी. सामाजिक परिणाम. सी. जनसंख्याकीय परिणाम. 19. The following 4 geographical features are marked as A, B, C and D on the given political outline map of the world. Identify the feature with the help of the following information and write their correct names in your answer book. A. Mountain range. B. Plateau. C. Desert. D. Grasslands. दिए गए संसार के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को
ए, बी, सी और डी से दिखाया गया है। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से पहचानिए और उसके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ए, पर्वत श्रृंखला, बी, पठार, सी, मरुस्थल, डी, घास भूमियाँ। ए, रॉकी माउंटेन रेंज, चट्टानी पर्वत श्रृंखला, बी, प्राना प्लेट्यू, पराना पठार, सी, कालाहारी डिजर्ट, कालाहारी मरुस्थल, डी, डाउन्स ग्रासलैंड, चढ़ाव घास का मैदान। 20. The following four geographical features are marked as A, B, C and D on the given particle outline map of India. Identify these features with the help of the following information and write their correct names in your answer book. A, mountain, B, river, C, type of vegetation, D, tea product state. दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को ए, बी, सी और डी से दिखाया गया है। उन लक्षणों को नीचे दी गई जानकारी की मदद से पहचानिए और उसके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ए, पर्वत, बी, नदी, सी, वनस्पति का प्रकार, डी, चाय उत्पादक राज्य। ए, वेस्टर्न घाट, बी, गोदावरी, सी, हिमालयन वेजिटेशन, डी, असम। ए, पश्चिमी घाट, बी, गोदावरी, सी, हिमालयी वनस्पति, डी, असम। सेक्शन बी, ऑप्शन 1, लोकल एरिया प्लानिंग। 21. मेंशन 4 लेवल्स ऑफ प्लानिंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। नियोजन के 4 स्तरों का निम्न से उच्चतर स्तर का उल्लेख कीजिए। लेवल्स ऑफ प्लानिंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। ए, लोकल एरिया प्लानिंग, बी, ब्लॉक माइक्रो लेवल प्लानिंग, सी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, डी, स्टेट प्लानिंग। निम्न से उच्च स्तर तक नियोजन के स्तर। ए, स्थानीय क्षेत्र की योजना, बी, ब्लॉक सूक्ष्म स्तर की योजना, सी, जिला योजना, डी, राज्य योजना। 22. वाई इज असेसमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर प्लानिंग। नियोजन के लिए स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? For finding solution to the local problems as well as for the purpose of development we need to have an idea of local resources. स्थानीय समस्याओं के समाधान के साथ साथ विकास के उद्देश्यों के लिए हमें स्थानीय संसाधनों का एक विचार होना चाहिए। 23. Describe any 4 steps involved in primary data collection. प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण में शामिल किन्हीं 4 सोपानों का वर्णन कीजिए। Steps in primary data collection. 1. Making oneself ready mentally and physically. 2. Keeping a field book. 3. Verifying the facts. 3. Integrating the observations. प्राथमिक डेटा संग्रह के चरण। 1. खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना। 2. फील्ड बुक रखना। 3. तथ्यों की पुष्टि करना। 4. टिप्पणियों को एकीकृत करना। 24. Explain ecological planning as suggested for tribal villages संभल पानी एरिया डेवलपमेंट। जनजाति गांव संभल पानी क्षेत्र विकास के लिए सुझाए गए पारिस्थितिकी नियोजन को स्पष्ट कीजिए। इकोलॉजिकल प्लानिंग। 1. वेस्टलैंड्स, हिल स्लोप साइट्स, रिवर वैली एरियाज एंड रोड साइट्स डिजर्व प्लांटेशन ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट्स। 2. टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टैंक्स, वेल्स, tube wells need to be made. 3. The increased water services will help in transforming the land into green pastures. 4. Green pastures, woodland and water bodies will regenerate the endangered ecosystem, so essential for wildlife promotion. पारिस्थितिक योजना। 1. बंजर भूमि, पहाड़ी ढलान वाले किनारे, नदी घाटी क्षेत्र और सड़क किनारे सूखा प्रतिरोधी पौधों के रोपण के योग्य हैं। 2. पौधों के अस्तित्व और विकास के लिए टैंक, कुएं, नलकूप बनाने की ज़रूरत है। 3. बढ़ी हुई जल सेवाओं से भूमि को हरे भरे चारागाहों में बदलने में मदद मिलेगी। 4. हरे भरे चारागाह लकड़ी की भूमि और जल निकाय संकटग्रस्त जीवों को फिर से पैदा करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र वन्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन 2. ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। 21. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूरिज्म? पर्यटन का क्या अर्थ है? Tourism as a term is applicable to both domestic and international tourists. It is a temporary movement of people to destinations outside their normal place of work and residence, such as pleasure-seeking tourist is a traveler moving from one place to another place. Tourism includes all economic activities which are organized around the needs of such travelers. पर्यटन एक शब्द के रूप में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों पर लागू होता है।
यह लोगों का अपने सामान्य कार्यस्थल और निवास स्थान से बाहर के गंतव्यों के लिए एक अस्थायी आंदोलन है। जैसे कि एक पर्यटक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक आनंद की तलाश है। पर्यटन में वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जो ऐसे यात्रियों की ज़रूरतों के इर्द गिर्द आयोजित की जाती हैं। 22. डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में अंतर स्पष्ट कीजिए। Domestic tourism concerns traveling within the home country. It does not face the problem of seeking a passport and visa or the conversion of one country into another. On the other hand, on the international tourists cross the frontiers of many countries, use different currencies and face different languages. Larger countries have greater attractions for international tourism. घरेलू पर्यटक स्वदेश के भीतर यात्रा करते हैं। इन्हें पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। मुद्रा बदलने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कई देशों की सीमाओं को पार करते हैं, विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करते हैं, विभिन्न भाषाओं का सामना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए बड़े देशों में अधिक आकर्षण होता है। 23. इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म। परिवहन और पर्यटन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। A transport system acts as a bridge between places of tourist origin and destination. It opens out a region by providing an access to its tourist places. In its absence, the resource potential for tourism cannot be of any benefit place to another place. Tourism includes all transport, includes air, sea or water routes. The modes of transport refer to aircraft, ships, steamers, car, taxis, luxury coaches, buses and the railway trains. Tourism is most attractive in a country which has all possible type of alternative transport facility both in its major and minor networks. Trunk routes are interstate routes forming the national network. They provide linkage between main transport hubs of India. Private travel organizations have a great role at the lowest level to look after the transport needs of tourists within the smallest local network. एक परिवहन प्रणाली पर्यटन मूल और गंतव्य के स्थानों के बीच एक सेतु का काम करती है। यह अपने पर्यटन स्थलों तक पहुंच प्रदान करके एक क्षेत्र को खोलता है। इसके अभाव में पर्यटन के लिए संसाधन क्षमता किसी अन्य स्थान पर लाभकारी स्थान की नहीं हो सकती। पर्यटन में सभी परिवहन शामिल है जिसमें वायु, समुद्री या जल मार्ग शामिल हैं। परिवहन के साधनों में विमान, जहाज, स्टीमर, कार, टैक्सी, लग्जरी कोच, बसें और रेलवे ट्रेन शामिल हैं। पर्यटन उस देश में सबसे आकर्षक है जिसके पास अपने बड़े और छोटे नेटवर्क दोनों में सभी प्रकार की परिवर्तनशील परिवहन सुविधाएं हैं। ट्रंक मार्ग अंतर राज्य मार्ग हैं जो राष्ट्रीय नेटवर्क बनाते हैं। वे भारत के मुख्य परिवहन केंद्रों के बीच संपर्क प्रदान करते हैं। सबसे छोटे स्थानीय नेटवर्क के भीतर पर्यटकों की परिवहन आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए निजी यात्रा संगठनों की निम्नतम स्तर पर बड़ी भूमिका होती है। 24. Tourism is highly labor intensive industry of a unique type. Support the statement. पर्यटन असाधारण प्रकार का अत्यधिक श्रम साध्य उद्योग है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। Tourism industry provides different services needed as well as expected by the incoming tourist. At the world's level, it is one of largest in terms of money spent by tourists in the countries they visit. According to the latest estimates of the World Travel and Tourism Council, this industry is expected to generate about 6% of India's total employment. About 11.5 million persons are directly employed in the hospitality services related to tourism industry. Indirectly, over 13 million people are also employed part or full time. As an industry, tourism creates its demand by attracting tourists on the one hand. On the other hand, it starts providing market for a number of industries. Agriculture, manufacturing, building and road constructive work get boost from increasing demand of tourism. पर्यटन उद्योग विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, आने वाले पर्यटकों द्वारा अपेक्षित के साथ साथ उपेक्षित भी। विश्व स्तर पर यह उन देशों में पर्यटकों द्वारा खर्च किए गए धन के मामले में सबसे बड़ा है जहां वे जाते हैं। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के न्यूनतम अनुमानों के अनुसार इस उद्योग में भारत के कुल रोजगार का लगभग 6% उत्पन्न होने की उम्मीद है। पर्यटन उद्योग से संबंधित आतिथ्य सेवाओं में लगभग 11.5 मिलियन व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। सीधे तौर पर
13 मिलियन से अधिक लोग अंशकालिक या पूर्णकालिक भी कार्यरत हैं। एक उद्योग के रूप में पर्यटन एक और पर्यटकों को आकर्षित करके अपनी मांग पैदा करता है। दूसरी ओर यह कई उद्योगों के लिए विपणन प्रदान करना शुरू कर देता है। पर्यटन की बढ़ती मांग से कृषि, निर्माण, भवन और सड़क निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलता है। See link at description for solved question paper of February and November 2021.